तो देखिए शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और देखिए आज हम आपके सामने एक 20 क्वेश्चन की और एक छोटी सी श्रृंखला लेकर आए हैं और इसमें कई सारे क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ज्योग्राफी के रखे हुए हैं। आप अच्छे से देखना, हर क्वेश्चन पे मैं दो दो तीन तीन फैक्ट एक्स्ट्रा बताऊंगा और सभी फैक्ट को लेकर के आप साथ चलें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन भले आपको आसान लगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं उनको भी साथ साथ में समेटते रहना, ठीक है ना। चलो देखिए जरा, हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा बच्चा, देखना। ये कहता है कि सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। आपको सुमेल करना है, कौन सा सूची 1 से सूची 2 को मेल करना है, कौन सा सही कूट है। कूट आपको नीचे दिए जा रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन में है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद। और आपको पता होगा कि जो अंतरराज्य परिषद है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 263 में है। अंतरराज्य परिषद का बच्चे जो अध्यक्ष होता है, यह अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए ये का मतलब अंतरराज्य परिषद 263 बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है और 262 आर्टिकल में अगर हम बात करते हैं तो 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के बात प्रावधान किया गया, अंतरराज्य नदी जल विवाद को लेकर के प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। दूसरा यहां पे देखिएगा वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। और वित्त आयोग की जो मैं बात कर रहा हूं तो वित्त आयोग देखिएगा बच्चे किस में है, आप देख रहे होंगे वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल 280 में है, बिल्कुल सही है ना। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, देखिए कैट की बात कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स का गठन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है ना, इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 323 में है क। तो ये भी आपका सही है, मैचिंग कर रहा। संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 315 में है। तो देखिए चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा। अब एक एक दो दो फैक्ट हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, जरा देखना। जरा यहां पे अगर हम बात करें, देखना बच्चा, ये अंतरराज्य परिषद हमने आपको बता दिया है कि अंतरराज्य परिषद का गठन क्यों किया गया, किस आधार पे किया गया, ठीक है ना। वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिन्हा। और 15वां वित्त आयोग का जो कार्यकाल है ये 2026 तक होगा और 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16वां वित्त आयोग जो 2026 से काम करेगा और 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन होगा? अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे थे, इनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में नियुक्त कर दिया गया। ये देश का वित्त आयोग है जो केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है। संवैधानिक निकाय है बच्चे, सारी देख लीजिएगा, संविधान में उल्लेख है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं राज्य वित्त आयोग का, तो राज्य वित्त आयोग अगर हम देखें तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में अगर आपसे पूछा जाए तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 243 का क्लॉज आई में राज्य वित्त आयोग हो गया है। राज्य वित्त आयोग जो 243 आई में है, ये तो पंचायतों के लिए है। किसके लिए है? पंचायतों के लिए, है ना। और लेकिन अगर नगर निकाय की बात करें तो नगर निकाय के लिए आर्टिकल 243 का क्लॉज वाई में है। 73वां संविधान संशोधन के तहत ये पंचायतों के लिए और 74वां संविधान संशोधन के लिए राज्य वित्त आयोग 243 वाई में है, ठीक है ना। तो ये हो गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण देखिएगा, ये मेरे संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन मेरे संविधान में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और तब जाके मेरे संविधान में भाग, जो ध्यान देना बच्चा, भाग 14
ए जोड़ा गया है और भाग 14 ए में आर्टिकल 323 ए व आर्टिकल 323 बी जोड़ा गया है और जिसमें न्यायाधिकरण की बात की गई है। तो 323 ए जो प्रशासनिक सिविल सेवाओं में भर्ती को लेकर के विवाद होने वाले जो हैं उन विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल्स का गठन 223 के क्लॉज कौन में है बच्चा, 223 के ए में है और 223 के बी में अन्य के लिए अन्य विवादों के लिए कोई अधिकरण का गठन संसद कर सकती है। तो भाग 14 में है और इस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका आगे भी हमने क्वेश्चन रखे, वहां पे इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं थोड़ा। लेकिन 315 में संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल में संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है तो आप बोलोगे सर संघ लोक सेवा आयोग भी 315 में, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी 315 में, दोनों के लिए 315 ही है। इसमें लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग का गठन, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आंसर इस हिसाब से तो बच्चे ये था। तो अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, ठीक है ना। चलो ये फैक्ट साथ साथ में लिखते रहना भाई, जितने भी फैक्ट आ रहे हैं इस सब काम के फैक्ट होंगे, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। देख लो ना, जो लोक सेवा आयोग है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सभी की बात के लिए कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, चाहे मैं बात करूं यूपीएससी बच्चा, चाहे मैं बात करूं एसपीएससी और चाहे मैं बात करूं जेपीएससी, इन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले एक एक सरसरी नजर में इन सारे आर्टिकलों पर चर्चा कर लेते हैं। 315 में क्या लिखा हुआ है, 315 में लिखा हुआ है कि लोक सेवा आयोग का गठन, क्या लिखा हुआ है, लोक सेवा आयोग का गठन। तो अगर अभी हमने पीछे बात की थी लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है, 315 में। अब चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे एसपीएससी हो, यूपीएससी संघ के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, मतलब ये यहां पे प्रावधान है। 316 में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे ध्यान देना, आर्टिकल 316 में लिखा हुआ बच्चे क्या कि लोक सेवा आयोग के जो भी सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का और पदावधि का प्रावधान। तो ध्यान देना, लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व पदावधि का प्रावधान यहां पर है बच्चा। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है बच्चे कौन, राष्ट्रपति। और जेपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी करता है राष्ट्रपति और एसपीएससी की करता है बच्चे कौन, राज्यपाल। इनका कार्यकाल कितना होता है, पदावधि। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, या अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा इनके अध्यक्ष सदस्यों का, देखो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग की जो हम बात कर रहे हैं, तो याद रखना संघ लोक सेवा आयोग का होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो यहां पे ध्यान देना, यूपीएससी का 6 या 65 वर्ष की आयु और राज्य लोक सेवा आयोग का होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाती है। ठीक है ना बच्चा। ये अगर अपना पद त्याग करना चाहें तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और जेपीएससी का भी बच्चे सेम कार्यकाल होगा, क्योंकि 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। यहां पे देखिएगा 318 में क्या बात करता है, तो आर्टिकल 318 में साफ लिखा हुआ है अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें, वेतन की बात करता है बच्चे। किसकी बात करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की क्या सेवा शर्तें एवं वेतन की बात कर रहा है। देख लो, अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ध्यान देना, यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
और जेपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की वेतन का निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रपति। एसपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की वेतन का निर्धारण, सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य में गवर्नर करता है। ठीक है ना बच्चा? लेकिन कहां से दिया जाता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन भत्ता ये भारत की संचित निधि से और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जा सकता है। अब बचा कौन सा? अब आप देखिएगा केवल एक बच रहा है बच्चे यहां पे, कौन सा? तो यह आर्टिकल 317 में हटाए जाने का प्रावधान है। ठीक है ना? बोलिए। लेकिन यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे मैं हटाने की, ये आंसर आपका 317 है। इसमें लिखा हुआ है यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को या इनको लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने का प्रावधान क्या है? साबित कदाचार व असमर्थता, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन या जांच करने पर अगर उन पर कोई आरोप लगा है, तो अगर सिद्ध हो जाता है या असमर्थ अपने पद पर काम करने में है, और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष, एसपीएससी के और जेपीएससी के सबको हटाने का अधिकार है बच्चे। किसको? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर था। लेकिन बिना सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन जांच के आधार पर नहीं हटा सकता राष्ट्रपति। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि हां सही में इस अधिकारी ने या सदस्य पर आरोप लगाए। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटा नहीं सकता राज्यपाल, हटा सकता है राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन के ही आधार पर। चलो बच्चा, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आपने आंसर की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे स्क्रीन पर है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने, अन्यथा भाग लेने और भारत के किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का अधिकार है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है कार्यवाही में, या आपने देखा अन्यथा भाग लेने या कार्यवाही में बोलने का, और किसी संसदीय समिति का सदस्य बनने का पावर है या अधिकार है, लेकिन सदन के अंदर क्या नहीं कर सकता? वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। वैसे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त बिल्कुल नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त बच्चे ये बिल्कुल गलत, कैग गलत, वित्त आयोग के अध्यक्ष गलत, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। महान्यायवादी मेरे संविधान के आर्टिकल 76 में है, और महान्यायवादी संसद का सदस्य न होता है, और इसीलिए यह सदन की कार्यवाहियों में बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। यह कहां लिखा हुआ है कि ये वाला प्रावधान? तो यह लिखा हुआ आर्टिकल 88 में लिखा हुआ बच्चा कि अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, बोल सकता है ना, या किसी संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वोट क्यों नहीं कर सकता? इस सदन का सदस्य नहीं होता है। याद रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है बच्चे कौन? राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और इसको हटाता भी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कौन? राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महान्यायवादी। यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार है, जो सरकार को समय समय पर कानूनी संबंधी मामलों में सहायता देता है या सरकार को समय समय पर एडवाइस देने का काम करता है। यह है वो महान्यायवादी। इसी के तर्ज पर अगर मैं राज्यों में बात करता हूं, राज्यों में आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है कि राज्यों के अंदर एक महाधिवक्ता होता है, और महाधिवक्ता जो है इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यों के अंदर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल के द्वारा प्रसाद पर्यंत ये भी पद धारण करता है।
इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये सरकार के विश्वास पर बना रहता है, जब तक सरकार है तब तक बना रहेगा। सरकार गिर गई तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, इसका पद भी गिर जाएगा, तो याद रखेगा, ठीक है ना। तो आंसर ये है हाँ। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयोग का प्रावधान जो है ना, आयुक्त लिखा हुआ है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है बच्चा, क्या है, इलेक्शन कमीशन है, भारत का इलेक्शन कमीशन जो है, ये 324 में प्रावधान है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति तय करे। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 1+2 सदस्य होते हैं, है ना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की बात कर रहा है। कैग भारत सरकार का सरकारी धन का रक्षक कहते हैं, प्रहरी कहते हैं। इसका प्रावधान 148 से लेकर के आर्टिकल 151 तक संविधान में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष, अभी हमने वित्त आयोग आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा जरा। पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि किसी कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। मतलब मेरे संविधान में ऐसा कहां लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट की समस्त कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। तो देखिएगा, उच्चतम न्यायालय का नियम 1966 नहीं बचा। संसद द्वारा किया गया विधि निर्माण नहीं। भारतीय संविधान के 145 में अनुच्छेद में नहीं। देखिए, भारत के संविधान में जब हम राजभाषा पढ़ते हैं, और राजभाषा आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक मेरे संविधान में राजभाषा का उल्लेख है। और जो ये राजभाषा है, ये भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, राजभाषा का प्रावधान संविधान में भाग 17 के अंतर्गत है, और ये आर्टिकल 348 उसी के अंतर्गत आता है। आपका आंसर ये होगा। 348 में क्या लिखा हुआ है? 348 में लिखा हुआ है, जब तक संसद कोई अनुबंध ना करे, जब तक संसद कोई ऐसी विधि ना बनाए, कोई चेंज ना करे, कोई प्रावधान ना करे, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाहियों की भाषा काय में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी, अंग्रेजी भाषा में होगी। लेकिन यहां राज्यों के लिए लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो अपने राज्य के किसी राज्य का राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर अपने राज्य के हाईकोर्ट में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ किस राज्य की अन्य राजभाषा हिंदी या वगैरह वगैरह में क्या है, कार्रवाई संचालित करने का आदेश दे सकता है। तो हाईकोर्ट के लिए प्रावधान कर रखा है संसद ने कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के उस राज्य के हाईकोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी के साथ अन्य भाषा में भी करने का प्रावधान दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी तक संसद ने ऐसा कोई अनुबंध नहीं किया है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। आर्टिकल 145 में क्या है? 145 में लिखा हुआ है, आंसर ये वाला है ना, 145 में लिखा हुआ है संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ। और संवैधानिक पीठ क्या होती है? देखो जरा, संवैधानिक पीठ का मतलब होता है बच्चा कि अगर कोई संविधान को लेकर के कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, किसी संवैधानिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। कितने जजों की खंडपीठ होनी चाहिए? 5 जजों की। बोलो रे। तो किसी संवैधानिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। 5 से कम संवैधानिक मामले पर कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। और इसलिए आपने देखे हैं, जैसे केशवानंद भारती केस की अगर मैं बात करूं तो केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी। कोई भी खंडपीठ बनती है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। आ रही बस समझना। तो संविधान से रिलेटेड और माना कोई आरक्षण का मामला है, संवैधानिक मामला है, तो उस पर कम से कम कितने जज निर्णय देने के लिए होने चाहिए? 5 जज कम से कम, है ना। तो ये वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आंसर आपका ये था बच्चे, डी। चले आगे बात करते हैं।
अब देखिए जरा, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देख लो, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार क्षेत्र हैं, उनमें एक तो अपीलीय अधिकार था, ये देखो ये भी क्षेत्रीय अधिकार है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार भी है ना, और मूल क्षेत्राधिकार भी है। ये सारे अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। रिट अधिकारिता भी है। क्या बोला मैंने? रिट अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट के पास कितना मूल अधिकारिता है? रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए 5 रिटें दे रखी है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें बच्चे, आर्टिकल 132 से लेकर के 33-34 है ना, 134 तक जो है ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है कि किसी संवैधानिक मामले पर, किसी सिविल मामले पर, किसी क्रिमिनल मामले पर हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, अपील अधिकारिता। सलाह क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और दी गई सलाह को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। दोनों बाध्य नहीं है, मतलब ना देने के लिए ना मानने के लिए, लेकिन मांग सकता है। ठीक है ना। और यहां पे ध्यान देना, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मेरे संविधान में लिखा हुआ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 131 और 131 में लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। और सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक और मूल क्षेत्राधिकार क्या है? यही तो प्रावधान यहां पे किया गया है कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल 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 सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, वो मामले सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये मामला भी। केंद्र और यूनियन टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी और राज्यों के बीच विवाद, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। यह आपने देखोगे हमारे संविधान में आर्टिकल 71 इसमें लिखा हुआ एक आर्टिकल है, राष्ट्रपति व वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है, उस विवाद का निपटारा कौन करता है? केवल सुप्रीम कोर्ट ही उस मामले का निर्णय ले सकता है। तो ये भी बच्चे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, है ना, ये हाईकोर्ट नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा डी। तो डी इज राइट आंसर बचा। ठीक है भाई, चलो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आधारभूत ढांचा का संवैधानिक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा आविष्कृत है? मतलब देखें, मेरे संविधान में अगर मैं बात करता हूं, मूल संविधान में कहीं भी आधारभूत ढांचे का उल्लेख नहीं था। लेकिन आधारभूत ढांचा संविधान में कहां से आया? आधारभूत ढांचे वाला सब तो जब केशवानंद भारती केस था बच्चा, जो केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस का जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आया, तो केशवानंद भारती केस का निर्णय यह है 1973 का। और 1973 में इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कहा कि देखिए, आप पूरे संविधान में जहां मर्जी वहां संशोधन करिए मौलिक अधिकार सहित, लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जब नहीं कर सकते हैं तो यह कहा गया है मौलिक ढांचा यहीं पे आया, लेकिन इससे पहले कहीं भी संविधान में मौलिक ढांचा उल्लेख नहीं था। पहली बार मौलिक ढांचे शब्द का उल्लेख जो हो रहा है, यह उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि न्यायालय ने अपने निर्णय में, न्यायालय ने अपने डिसीजन में मौलिक ढांचे शब्द का क्या दिया बच्चा? उल्लेख किया है या इसका वर्णन दिया है। तो यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। बोले यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए ना मेरी बात? तो देखिएगा, किसने संवैधानिक सिद्धांत आधारभूत ढांचे का दिया? कार्यपालिका ने, सरकार ने नहीं बच्चा, सिविल समाज ने नहीं, न्यायपालिका ने। मैंने बोल दिया ना, केशवानंद भारती केस में आया था 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। और एक केशवानंद भारती केस कितने जजों की बेंच थी बच्चा?
13 जजों की बेंच। भारतीय संवैधानिक इतिहास में सबसे बड़ी खंडपीठ है ना, और ये निर्णय 6 और 7 के उससे आया था, जिधर बहुमत होता है वो निर्णय माना जाता है। ठीक है बच्चा, चलो आधारभूत ढांचे पे बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे जब हम कभी डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखिए जरा, ये मिलान करने को दिया है ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चा, देखना जरा ऐसा क्या कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ऐसे दो आप क्या होता है, अरे दो नदियों के बीच का जो एक नदी ये हो गई है, एक नदी ये हो गई है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जैसे गंगा यमुना का दोआब है ना, सिंधु ब्रह्मपुत्र का दोआब, तो यही हम बात करते हैं। सिंधु ब्रह्मपुत्र का दोआब तो यहां नहीं, लेकिन हम बात करते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो इधर दोआब के नाम दिए हैं और इधर नदियों के नाम दिए हैं। तो पहले देखिएगा सिंधु नदी, जो अगर मैं बात करता हूं, ये आपकी कौन सी नदी है बच्चा, अरे क्या हो रहा है, ये हमारी देखिएगा, ये हम बात करते हैं सिंधु नदी। मैं अब इसका ओरिजिन नहीं बता रहा हूं, तिब्बत से आती है। यहां पे एक नदी और है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम नदी। एक नदी और है जो आपकी है चिनाब नदी, और चिनाब नदी सिंधु में जाकर मिलती है बच्चा, है ना, पाकिस्तान के अंदर जाती है सारी नदियां, झेलम चिनाब। एक नदी और है जो रावी नदी है, और ये आगे जाकर के इसमें मिल गई है चिनाब में रावी नदी। एक नदी और है व्यास नदी, ये यहीं तक है। और एक सतलुज नदी राजस्थान से तिब्बत से होकर आती है, और ये नदी भी आगे जाकर के कहाँ, चिनाब में मिल रही है। तो ये आपकी रावी, ये आपकी व्यास हो गई है, और ये आपकी सतलुज नदी हो गई है, सतलुज नदी। ये नदियां हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियां आपने देखी कौन कौन सी हैं, ठीक है। इन सभी नदियों में सब पाकिस्तान में जाती हैं। केवल एक नदी है बच्चा, जो केवल ब्यास नदी, जो भारत के अंदर पंजाब के कपूरथला में हरिके बैराज के पास सतलुज नदी में क्या बनाती है, संगम बनाती है, मिलती है हरिके बैराज। यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली जाती है ना, राजस्थान के अंदर जो सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। अब देखिएगा और नदियां सारा कहां, तो सिंधु का मैदान का विस्तार ज्यादा, तो नदियां औसत कहां, पाकिस्तान में ले जाती है। हम दोआब की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा सिंधु और झेलम के बीच में जो दोआब है, इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। ठीक है, दोआब की बात कर रहा हूं बच्चे मैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। झेलम और चिनाब के बीच में है चाज दोआब, नाम दे रखा है इनका। चिनाब और रावी के बीच में है रचना दोआब। देखो ना, सिंधु दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब। अगर हम बात करते हैं एक और रचना के बाद बच्चे बात करें रावी और व्यास के बीच में, इसमें आ जाएगा बारी दोआब, और व्यास और सतलुज के बीच में आ जाएगा बिस्त दोआब। कौन सा दोआब, बिस्त दोआब। बच्चे सुन रहे हो मेरी बात, ये है इन नदियों के बीच में दोआब। अब मैचिंग करना है बिस्त दोआब। तो बिस्त दोआब कहां था, सतलुज और व्यास के बीच में। तो देखिएगा सतलुज और व्यास, आ रही बात समझ में, तो सतलुज और व्यास, चलो ऊपर से देख लो, सिंधु सागर वाला है नहीं। चाज दोआब कहां पे था, चाज था झेलम और चिनाब के बीच में। तो झेलम और चिनाब के मध्य, बिल्कुल ये सही है, थोड़ा अलग मार्कर करता हूं जरा, बिल्कुल ये सही है बच्चा। डी का 4 है, और डी का 4 कहीं पे, देखो दो जगह डी का 4 आ रहा है। सुन रहे हो, डी का 4 कितने जगह आ रहा है, दो जगह आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा बारी दोआब। अब बारी दोआब रावी और व्यास के बीच में, रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, ये भी ठीक है। बी का देखो यहां पे दोनों में आ रहा था, और बी का देखिएगा सेकंड बचा, तो बी का सेकंड, बी का सेकंड यहां पे दोनों में आ रहा है। देखिएगा रचना कौन सा, रचना, रचना दोआब चिनाब और रावी के बीच में। तो रावी और चिनाब के बीच में देखिएगा बच्चा सी का 1 हो गया, तो सी का 1 देखेगा, बिल्कुल ये वाला आ गया, ये भी आ रखा। अब ए का 3 बिस्त का बच्चे ब्यास और सतलुज के बीच में देखें यहाँ पे, तो ए का 3 हो गया। आपका आंसर हो गया बच्चा कौन सा, ए इस राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो ये दोआब आपको ध्यान रखना है। चलो देख लिया ना, है ना। वो डायग्राम देखिएगा नदियों का, मैं नदी के बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, अभी समय ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टार्नेडो, गुड। टार्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो प्राय उड़ते हैं। चक्रवात आपको पता है कैसे बनते हैं? हवाओं का चक्रीय रूप से गति करना बच्चे क्या कहलाता है? चक्रवात। हवाओं का, मैंने कहा था जो विंड है, हवाओं का चक्रीय रूप से गति करना क्या कहलाता है? गति करना चक्रवात कहलाता है। और चक्रवात में हमेशा याद रखना, इसमें अगर बात करता हूं बीच में लो प्रेशर और बाहर बच्चे हाई प्रेशर, इसलिए विंड हमेशा कहां से कहां की ओर आएगी? हाई से लो को भरने अंदर की ओर आती है, चक्रवात कहलाता है। चक्रवात किसे चक्षु कहते हैं, आंख कहते हैं, जहां पे लो प्रेशर बना और बाहर से हवाएं चक्रीय रूप से गति करते हुए अंदर की ओर आती है और वहां पे चक्रवात उठता है बच्चा। आ रही बात समझ में? अब यहां पे देखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। जैसे पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के पास में यहां पे उत्तर और दक्षिण में दोनों और 5 डिग्री अक्षांश 5 डिग्री अक्षांश तक जो है ये आपका डोल ड्रम क्षेत्र बनता है। यहां पे तो किसी प्रकार का कोई चक्रवात नहीं आता है। डोल ड्रम का मतलब शांत क्षेत्र बच्चा। यहां से ये कर्क रेखा है और यहां पे कर्क रेखा है। अब इसके बीच में है ना 5 या 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, लगभग 30 तक होता है। यहां पे जो भी चक्रवात आते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय जोन के अंदर आने वाले चक्रवात, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो विश्व के अंदर कुछ उष्ण चक्रवात हैं, जैसे मैंने कहा था, एक का नाम है बच्चे टाइफून। क्या नाम बोला मैंने? टाइफून। एक का नाम है बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली, और बिल्ली बिल्ली नामक चक्रवात उष्णकटिबंधीय है। एक का नाम है हरिकेन, एक का नाम है, ध्यान देना, जिसे कहते हैं टार्नेडो, टार्नेडो। एक का नाम आएगा जिसे कहते हैं फिलीपींस के अंदर बच्चे थेल्मा चक्रवात। तो ये कुछ चक्रवात हैं, कहां आते हैं? अब पूछा कौन सा है? टार्नेडो। अब टार्नेडो चक्रवात कहां आता है? देखिएगा जरा, टार्नेडो चक्रवात जो है ये आपका, जैसे मैंने कहा, ये आपका यहां पे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। यहां पे कैरोबियन सागर है और कैरोबियन सागर के पास में यहीं पे अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो यहीं पे कैरोबियन सागर अटलांटिक महासागर का पार्ट है, हिस्सा है। तो यहीं पे बच्चे क्या आते हैं? टार्नेडो चक्रवात आते हैं। कौन से? टार्नेडो चक्रवात आते हैं यहां पे, और ये चक्रवात फ्लोरिडा तक, यहां तक अंदर तट तक प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? तो टार्नेडो चक्रवात अरब सागर में नहीं, सैम सागर में नहीं, चीन सागर में नहीं, कैरोबियन सागर अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास में। लेकिन अगर बात करता हूं चीन सागर में, तो चीन सागर में कौन सा चक्रवात आता है? टाइफून नामक चक्रवात कहां आता है? ये चीनी सागर में, प्रशांत महासागर का भाग है, ये वहां पे आता है। बिल्ली बिल्ली नामक चक्रवात कहां पे आएगा? ऑस्ट्रेलिया के पास में बचे। सुन रहे हो ना मेरी बात? हरिकेन कहां आएगा? ये भी अटलांटिक महासागर में, कैरोबियन सागर के पास में, यहीं पे हरिकेन भी आता है बच्चे। क्या आता है यहाँ पे? हरिकेन भी अटलांटिक महासागर के अंदर यहीं पे आता है, उष्णकटिबंधीय है। और थेल्मा ये फिलीपींस के अंदर, प्रशांत महासागर में, फिलीपाइन के पास आता है। तो इसका आंसर आपका कैरोबियन सी होगा। तो ये आपका चक्रवात हो गया है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है? देखो वाटर करंट बच्चे, तो शीतल जलधारा मतलब क्या होती है? गर्म जलधारा क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। तो ये विषुवत रेखा है। तो अगर कोई भी जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है तो इसी को कहते हैं गर्म जलधारा। और कोई जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है तो इसी को कहते हैं ठंडी जलधारा। जैसे लैब्राडोर ऊपर से आती है ना, केनारी भी ऊपर से आती है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, या ग्रीनलैंड जलधारा आती है। ये सब ठंडी जलधारा होगी जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वो गर्म होगी, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी वो कैसे होगी? ठंडी, ठंडी जलधारा। अब ये क्या कह रहा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा, जैसे माना मैंने कहा यहां पे देखना जरा,
है ना। ये वाला, और यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये वाला आपका क्या हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, और यहां पे आपका क्या हो गया बच्चा, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब कौन सी जलधारा की बात कर रहा हूं, दक्षिण अटलांटिक। अब जो विषुवत रेखा होती है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके नीचे कौन सी जलधाराएं हैं और इसके उत्तर में कौन सी, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, तो अगुलाहस जलधारा। तो देखो ब्राजील आपका कहां पे है बच्चा, जब हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इस तरह से, और ये आपकी विषुवत रेखा है, ये ब्राजील है। तो यहां से विषुवत रेखा से विषुवत रेखीय जलधारा यूं आती है, ये आपकी ब्राजीलियन जलधारा हो गई। अब ब्राजीलियन जलधारा है, तो ब्राजीलियन जलधारा विषुवत से नीचे आ रही, तो ये तो गर्म जलधारा हो गई है, ये भी दक्षिण महासागर के अंदर है बच्चा। बोलो ना, इसने पूछा था दक्षिण अटलांटिक महासागर, शीतल पूछा है, ठंडी, हाँ है ना, गर्म। ये तो गर्म विषुवत रेखा से नीचे आ रही, कौन सी, ब्राजीलियन जलधारा। दूसरी यहां पे देखना, एक है बच्चे अगुलाहस जलधारा। अगुलाहस जलधारा क्या है, अफ्रीका के यहां मेडागास्कर है, यहां से इस तरह से जलधारा आती है और एक ये मिल जाती है एक इधर, ये इधर वाली हो गई है, जिसे हम कहते हैं मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, और इसको कहते हैं मेडागास्कर जलधारा। मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा दोनों आपस में मिलती है, तो यह हो जाती है अगुलाहस जलधारा। अगुलाहस जलधारा कैसी है, गर्म, देखो ऊपर से नीचे आ रही है, मोजाम्बिक मेडागास्कर, तो ये भी नहीं हो सकता और ब्राजील भी नहीं हो सकता। कैनारी, कैनारी जलधारा यूरोप से यूं आती है बच्चा, अफ्रीका के पूर्वी भाग में, इधर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम में, तो कैनारी तो ठंडी है, ऊपर से आ रही है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। लेकिन बेंगुलास जलधारा, बेंगुलास जलधारा जब ड्रिफ्ट हो जाती है, तो यहां से अफ्रीका के पश्चिम से ऊपर की ओर घूम जाती है, तो देखिए ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जारी है, यह है बेंगुलास। और बेंगुलास जलधारा, सॉरी, बेंगुलास जलधारा कैसी हो गई, यहां पे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जारी है, तो ठंडी जलधारा दक्षिणी उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। लेकिन यहां ब्राजील भी है, तो ब्राजीलियन करंट कैसी है, ब्राजीलियन करंट कैसी है, तो ये तो बच्चे आपकी गर्म जलधारा है, क्योंकि ऊपर से आ रही। यहां से क्यों जाती है, यह है फॉकलैंड जलधारा, तो फॉकलैंड ठंडी है, लेकिन ऑप्शन में फॉकलैंड नहीं, तो बेंगुलास धारा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मुद्रास्फीति के विपरीत होती है। अरे मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। क्या होता है, महंगाई। जब मुद्रास्फीति में महंगाई, जब वस्तु और सेवा की कीमतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं बच्चे। आ रही बस। तो मुद्रास्फीति में क्या कहा मैंने, जब वस्तुओं की स्थिति, वस्तु और सेवा क्या हो जाती है, या वस्तुओं और सेवाओं का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं। आ रही बस समझ में, बोले रे। तो यहां पे ध्यान देना, महंगाई में क्या होता है, इन्फ्लेशन कहते हैं बच्चे, इसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहते हैं। वस्तु सेवा, जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, महंगाई हो जाती है ना। और जब महंगाई होती है, तो उस समय मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा की वैल्यू या मुद्रा का मान क्या हो जाता है, या क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता की बात कर रहा हूं। बोले क्रय शक्ति मतलब रुपए में या मुद्रा में क्रय करने की क्षमता क्या होती है, कोई बताएगा मुझे। अगर आपसे हम पूछें, बताइए मुद्रास्फीति के समय मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, बोलो भाई, मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे कम नहीं हो जाएगी, है महंगाई हो गई। पहले 10 रुपए का बहुत बड़ा बिस्किट आता था, अब 10 रुपए का छोटा बिस्किट आ रहा है, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और क्रय शक्ति क्या हो गई बच्चे, मुद्रा की कम हो जाती है महंगाई में। इसी का उल्टा क्या हो जाता है, मंदी, जिसे कहते हैं अवस्फीति। क्या कहते हैं, अवस्फीति या डिफ्लेशन। क्या कहते हैं इसे, डिफ्लेशन, मंदी मतलब। और मंदी कब होगी, जब मार्केट में पैसा कम आएगा।
तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएगी, उस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पैसा कैसे कम आ गया तो बढ़ेगी कैसे? तो इसी का उल्टा होता है अस्फीति। और इसमें क्या होता है, जब मंदी हो जाती है, डिफ्लेशन हो जाता है, तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति क्षमता अधिक हो जाती है। तो यहां देखिएगा, तो यहां घटाई नहीं, मुद्रास्फीति जनित मंदी नहीं, उपरोक्त नहीं, तो ये होगा बच्चे अस्फीति हो जाएगा। मुद्रास्फीति का उल्टा महंगाई का उल्टा मंदी, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। ये मैंने दोनों में अंतर बता दिया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए जरा, मुद्रास्फीति को मापा जाता है। देखो मुद्रास्फीति के दो मापक स्रोत थे पहले। एक तो था बच्चे जिसे हम कहते हैं WPI होल प्राइस इंडेक्स, और एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक मतलब जब एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर खरीदारी की जाती है ना, व्यापक स्तर मतलब जो बहुत थोक के साथ खरीदा जाता है और उसके लिए जो मूल्य चुकाया जाता है उस आधार पर महंगाई का मापन करना, मतलब आ रही बात समझ में। या अगर मैं बात करता हूं कि CPI का मतलब क्या होता है राणा जी, CPI कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर उपभोक्ता कि जो भी खरीद रहा है, जो भी वस्तुओं को खरीद रहा है, उस आधार पर जो महंगाई होती है, उस एक तो थोक के साथ खरीदना, थोक मूल्य होलसेल, और एक आपका खुदरा मूल्य रिटेलर से, तो वो आपका CPI हो गया। तो वर्तमान में भारत में अगर मैं बात करता हूं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, मार्शल सूचकांक, ये तो नहीं है, तो इन दोनों में से जो उपयोग में लाया जाता है CPI के आधार पर महंगाई को मापा जाता है बच्चा। आज CPI के आधार पर हम देखते हैं तो रूरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और अर्बन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और आज दोनों कंबाइंड को हम प्रयोग करते हैं बच्चे। कंबाइंड मतलब दोनों के आधार पर, है ना, रूरल और ग्रामीण दोनों के आधार पर उपभोक्ताओं के मूल्य चुकाए जाने के आधार पर जो महंगाई को देखा जाता है उसी को CPI कहते हैं। तो CPI के आधार पर देखा जाता है। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनी नहीं है? कौन महारत्न कंपनी नहीं है? ठीक है बच्चा, देखिएगा महारत्न कंपनी। देखिए जो आपका PSU सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें 3 प्रकार की कंपनियों को रखा गया है, बांटा गया है। एक तो होगा महारत्न कंपनी, एक होती है नवरत्न कंपनी, और एक होती है बच्चे मिनी रत्न कंपनी। और वर्तमान में मैं बात करता हूं, वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां हैं, और जो अभी लेटेस्ट अक्टूबर में जो दर्जा मिला HAL 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी, महारत्न कंपनी की शुरुआत का दर्जा 2009 से शुरू हो गया था, 2010 से प्रदान किया गया, 2009 में स्टैब्लिश हो गया था बच्चे। आर्य बस समझ में। और नवरत्न 1997 से शुरू किया गया, और मिनी रत्न 1997 से शुरू किया गया था ये दर्जा देना। लेकिन ये सारी कंपनियां जो नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न है, सरकारी सार्वजनिक कंपनियां हैं। तो वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 14। अभी कौन सी सबसे नवीनतम 14वीं कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और नवरत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 24 है। आर्यवसम, तो याद रखना कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है बोलो। देखो ONGC महारत्न है, BPCL महारत्न है, GIL महारत्न है, MTNL महारत्न नहीं, बल्कि MT महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी, ये आपकी नवरत्न कंपनी हो गए बच्चे, है ना, बोले रे। या हम बात करें NTPC भी क्या हो गई? महारत्न हो गई है, ठीक है ना। या SAIL भी क्या हो गई? ये भी महारत्न हो गई। HPCL क्या हो गई? HPCL भी महारत्न हो गई। और PGCIL, है ना, CIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न हो गई, ठीक है ना। IOC ये भी महारत्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। या CIL
अल्कोहल इंडिया लिमिटेड, ये 14 कंपनियां ऐसी बच्चे क्या है महारत्न कंपनियां हैं, तो MTNL नवरत्न कंपनी हो गई है। चलो देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखेगा कह रहा है इसमें देखेगा किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश प्रस्तुत की थी। किरीट पारेख समिति का संबंध किससे है बल? तो किरीट पारेख समिति का संबंध अगर हम बात करते हैं तो किससे बचे? फ्यूचर ट्रेडिंग से, पेट्रोलियम पदार्थों से, वित्तीय क्षेत्र सुधार से। तो आपका आंसर होगा पेट्रोलियम पदार्थों के संबंध में ये किरीट पारेख समिति का गठन किया गया था। ठीक है ना, पेट्रोलियम आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? गिल्ट एज्ड मार्केट का मतलब क्या होता है? गिल्ट एज्ड, तो देखिए गिल्ट एज्ड मार्केट बाजार के दो बाजार होते बच्चे, एक मुद्रा बाजार होता है, मुद्रा बाजार होता है, और एक आपका पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर क्या है? मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से क्या है, पैसे का या मुद्रा का क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का क्या होता है, मुद्रा का अल्पकालिक समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए मुद्रा का लेन देन किया जाता है, उस बाजार को हम मुद्रा बाजार कहते हैं। ऐसा बाजार जहां अल्पकालिक समय के लिए प्रत्यक्ष रूप से पैसे का लेन देन होता है उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। और मुद्रा बाजार को कंट्रोल करता है कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पूंजी बाजार, ऐसा बाजार जहां लॉन्ग टर्म के लिए बचे, दीर्घकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उस बाजार को हम पूंजी बाजार कहते हैं। और पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? पूंजी बाजार को सेबी नियंत्रित करता है, शेयर मार्केट मतलब जिसे हम कहते हैं। तो जो आपका कॉल मनी मार्केट हो गया है, ट्रेजरी बिल मार्केट हो गया है, बैंक हो गए हैं, सब मुद्रा बाजार है। और गिल्ट एज्ड मार्केट और शेयर बाजार, सुन रहे हो ना, ये सब पूंजी बाजार हो गया है। तो पूंजी बाजार में क्या होता है? सराफा बाजार नहीं बच्चा, बंदूकों का बाजार नहीं, शुद्ध धातुओं का बाजार। अरे जहां पे सरकार की प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटी को क्या किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। गिल्ट का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट का मतलब होता है बच्चा क्या, कि ऐसा बाजार जहां पे सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा बेचा जाता है, उस बाजार को हम क्या कहते हैं? गिल्ट एज्ड मार्केट। और इस बाजार में जोखिम की संभावना ना के बराबर होती है, इस बाजार में प्रॉफिट होता है। तो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार बच्चे क्या है? गिल्ट एज्ड मार्केट। ज्यादा लंबा फिर टाइम लग जाएगा, तो इतना सफिशिएंट है बच्चे, इसमें ध्यान देना। अगला देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हंटर समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? किसके लिए की गई थी? किसके द्वारा, किसके लिए की गई थी, मतलब किस मामले के लिए हंटर समिति, विलियम हंटर की अध्यक्षता में। और ये आपको पता है ब्लैक होल की घटना, अरे ये तो वही है ब्लैक होल, काला है ना, ब्लैक होल काल कोठरी की घटना, जो लॉर्ड क्लाइव ने बच्चे जबरदस्ती, हॉलवेल ने, लॉर्ड हॉलवेल था, उसने फालतू मनगढ़ंत कहानी बना करके सिराजुद्दौला को फंसाने के लिए काम किया था, है ना। चलो छोड़ो जरा। तो ये वाला नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ, और 1919 में इस समय गवर्नर जनरल कौन थे बच्चे? चेम्सफोर्ड थे। और जनरल डायर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का आदेश दिया है। और बाद में इसी की जांच के लिए एक समिति का गठन जो किया गया है, वही समिति थी बच्चे हंटर समिति, जो ब्रिटिश ने, आर्यवसम। तो हंटर समिति का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। 1857 का विद्रोह, जिसे देश के अंदर बीडी सावरकर ने कहा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना, फर्स्ट। और यही 1857 का विरोध जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, इसके कमल का फूल और रोटी इसका सिंबल था, आर्यवसम में। और इस क्रांति का मेन मतलब था कि 1757 से लेकर के 1857 तक ब्रिटिशों की जो भी नीतियां थी उनको दमन करना, उनको खत्म करना, इसको लेकर के सारा गुस्सा था। तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस थे, लेकिन हंटर समिति का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा जरा,
ये कह रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। कहना था भाई, अहिंसा के पुजारी गांधी जी का योगदान भारत की आजादी में कितना है, क्या है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो किसने कहा था बोले, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बच्चा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से क्या है, प्रकाश चला गया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 बच्चे मैचिंग का है, इसे भी सीधे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको दे रखे हैं सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, कुछ विद्रोह आपको दिए हैं और इन विद्रोह को आपस में क्या करना है, मैच करना है। अब बताएगा कौन सी सूची सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मैचाल मिलाने के लिए देखिए क्या होगा। बैरकपुर विद्रोह 1924-25 में हुआ था, तो बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1924-25, 1 और 2 दोनों जगह है। बहरामपुर विद्रोह, बहरामपुर विद्रोह ये 1957 में हुआ था बच्चा, तो ये चौथा इसका हो जाएगा, बी का 4। बिल्कुल आंसर आ गया भाई, सीधा सीधा ये आ रहा है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह कब का है, 1855-56 का है। और वेलोर विद्रोह, वेलोर विद्रोह जुलाई 1806 का है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे ये। ठीक है ना। चलो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषयों के कार्यों के लिए, देखे ना, जब मेरे संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसी संशोधन के तहत मेरे संविधान में क्या जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। 243 से लेकर के 243 ओ तक इसमें क्लॉज केवल 18 इसमें, हाँ टोटल इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें इतने आर्टिकल जोड़े गए थे। ओ एम तक देखिएगा बच्चे, ओ तक 15 टोटल आर्टिकल जोड़े गए थे पंचायती राज को लेकर के 16। और इस संशोधन के तहत पंचायती राज को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को दिया गया था। लेकिन ये कह रहा है कि जो 29 विषय पंचायती राज को 11वीं अनुसूची इसी के तहत जोड़ी गई थी, और 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जो विषय दिए गए हैं ये 29 विषय उनके लिए रखे गए हैं। पंचायती राज का गठन का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखिएगा इसमें क्या क्या बातें की जाती हैं। अब 243 का अगर एच की बात करते हैं, ए से लेकर के 43 तक, एच से बच्चे पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार जो दिया गया है इसी आर्टिकल के तहत। सुन रहे हो ना मेरी बात। दूसरा अगर हम बात करते हैं 243 का एफ की बात अगर करते हैं, तो 243 का जो क्लॉज एफ है इसमें किस चीज की बात की जाती है, तो 243 एफ में निर्हरताओं का बात की जाती है बच्चे। किसकी बात की जाती है, निर्हरताएं या अयोग्यताएं, कि पंचायतों के सदस्य बनने के लिए क्या, सदस्य के लिए कौन से निर्हरताएं हैं, कब कोई पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता है, ये प्रावधान यहाँ पे है। 243 का ई क्या कहता है, ई कहता है बच्चे पंचायत के सदस्यों का क्या है, कार्यकाल की बात करता है। और 243 का डी क्या कहता है, 243 का डी पंचायतों में आरक्षण की बात करता है। और 243 का के क्या कहता है, पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग। और 243 का आई क्या कहता है, पंचायत के लिए वित्त आयोग। बोलो ना। और के में क्या था, निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए। लेकिन यहां जो 243 का जी है, यही आपका आंसर यहां पे हो रहा है। इसमें लिखा है क्या कि 29 विषय इसमें दे रखा है कि पंचायत जो है, पंचायतों के लिए क्या बच्चे, शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की क्या शक्तियां, प्राधिकार व उत्तरदायित्व। अब पंचायतों को क्या शक्तियां हैं, अरे पंचायतों को इसी संशोधन के तहत मैंने अभी कहा था 11वीं अनुसूची में 29 विषय उनको दे दिए गए हैं, ये पावर दे दिए गए हैं। 29 विषय पर कानून बना सकते हैं, 29 विषय इनके लिए क्या कर दिए गए हैं, आरक्षित कर दिए गए हैं, तो ये पर कानून बना सकता है। जी में क्लॉज है बच्चा, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो ये ध्यान रखना है। अन्य आर्टिकल में हम आगे भी बात करते रहेंगे और क्वेश्चन लेकर जब आएंगे। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा, ये बात कर रहा है
हाँ चलो देखिए जरा। हाँ, भारत में ये कह रहा है बच्चा कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील। अरे उत्तेजनशील का मतलब होता है बच्चे जिसे हम कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का मतलब जैव विविधता। जैव विविधता की दृष्टि से भारत में कौन से क्षेत्र हैं इनको स्थल माने जाते हैं बल, जहां पे बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से बड़े संपन्न क्षेत्र हैं भारत के अंदर। तो यहां पे ध्यान देना, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जहां ऐसा क्षेत्र जहां पे अनेक प्रकार की प्रजातियां या अनेक प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं, वहीं को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं बच्चा। तो भारत में मुख्यतः अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे ध्यान देना कि अगर हम बात करें तो भारत के अंदर मुख्यतः 4 हॉट स्पॉट हैं बच्चे। कितने हैं? 4 जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है। एक तो आप देखिएगा, एक तो पश्चिमी घाट हो गया है केरला के अंदर, कोरोमंडल तक, साइलेंट वैली आपका यहीं पे है, एक तो हॉट स्पॉट हो गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं जो पूर्वी हिमालय, बच्चा मैं यहीं पे लिख देता हूं, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, जो हिमालय का जो विस्तार जब हम देखते हैं, ऐसा करो इसे थोड़ा मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, उस पे चारों देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अभी आरओ के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा था, है ना, हॉट स्पॉट से लेकर के पूछा जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं बच्चा, ये हो गया। तो भारत में 4 है। एक तो हॉट स्पॉट की अगर हम बात करते हैं जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, तो एक तो बच्चा ये हो गया है, यह है पूर्वी हिमालय, भारत का जैव विविधता क्षेत्र। एक हमने कहा था यहां पे कौन सा है, ये आपका है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। केरल के अंदर तो साइलेंट वैली है, बहुत घने वन है, ये आपको पता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहीं पे तो देखिएगा ये अंडमान निकोबार है, और जो अंडमान निकोबार है यहां हम कहते हैं बच्चे, इसे कहते हैं कौन सा लैंड? सुंडा लैंड। ये पूरा इधर वाला भाग है तो ये आपका है सुंडा लैंड, और इस सुंडा लैंड के अंतर्गत पूरा अंडमान निकोबार आता है। तो एक हॉट स्पॉट हो गया है। और एक आपका हो गया इंडो बर्मा। बर्मा मतलब कि जो आपका, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, इंडो बर्मा रीजन। तो ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला भारत का, और इधर वाला बर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम है। तो ये हो गया आपका इंडो बर्मा रीजन। तो इंडो बर्मा रीजन जो है, तो ये भी बच्चे जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। तो 4 क्षेत्र भारत के जैव विविधता के लिए संपन्न है। तो यहाँ कौन कौन से उनमें से हैं माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय बिल्कुल एक है, पूर्वी घाट ये नहीं है बच्चा, 4 ये हैं। पश्चिमी घाट बिल्कुल ये है, पश्चिम हिमालय इधर का नहीं है, तो इसलिए 1 और 3 बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो अगला देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, और ये अभी आपका करंट क्वेश्चन है, ये आपको पता भी है ज्यादा। नवंबर 2024 में 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी 50वें नंबर के चीफ जस्टिस थे, और 10 नवंबर को उन्होंने पद से क्या कर दिया बच्चा? पद इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया है। त्याग मतलब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, त्यागपत्र नहीं, कार्यकाल समाप्त हो गया है 10 नवंबर को। और 11 नवंबर को, परसों की बात है, तो 11 नवंबर को नए 51वें नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये तो बच्चे अभी हटे हैं, संजीव खन्ना, बोले ना, ठीक है ना। तो खन्ना जी क्या बन गए हैं? भारत के वर्तमान कौन से नंबर के न्यायाधीश बन गए हैं? 51वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं। ठीक है ना, बोलिए। तो ध्यान रखिएगा कौन से न्यायाधीश बने हैं ये? तो संजीव खन्ना जी बने हैं बच्चा। और जो आपका न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है,
ये कौने नंबर के बन गए हैं वर्तमान में। और भारत सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान मेरे संविधान में कितने भाग में है? भाग 5 में है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक है बच्चा। कितने से कितने तक है? 124 से लेकर के 147 तक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ और 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में संरचना में अगर बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 1+33 क्या होते हैं? जज होते हैं। टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं बच्चा। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम बच्चा। आ रही बात समझ में? बोलिए। और अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जब इन्होंने शपथ ली, इनको शपथ किसने दिलाई? भारत के राष्ट्रपति महोदय जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने इनको क्या दिला दी है? शपथ दिलाई है बच्चा। बोले ना? तो यहां तक ध्यान रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत के ऐसे कौन से चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम करने का जिनको अवसर मिला है? कौन से न्यायाधीश थे बच्चे? एम हिदायतुल्ला या एम हिदायतुल्ला ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो याद रखेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने। ये तो अभी सभी को पता होगा। तो आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। लास्ट क्लास हमारा टॉपिक हो गया बच्चा एंड, ठीक है ना? तो इनको एक एक बार देख लेना। ज्यादातर क्वेश्चन आज पॉलिटी के थे, लेकिन हम अगला जो टॉपिक लाएंगे किसी में ज्यादा जैसे जैसे क्वेश्चन लगे उस हिसाब से हम आपको बता